अच्छा, सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया था लाइट के जाने की वजह से। कंटिन्यू करते हैं हम। डिस्कस कर रहे थे कि ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। ब्रॉडली 3 क्लासिफिकेशन है। प्रोसेस की कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ प्रोडक्ट की होती हैं जो आप बनाने जा रहे होते हो, कुछ एक्सटर्नल सिस्टम की होती हैं। सिस्टम से बाहर जो होता है उन चीज़ों से रिक्वायरमेंट्स आती हैं। उनमें कौन-कौन सी कैटेगरीज़ लाई करती हैं आप देख लेते हो कि कौन सी रिक्वायरमेंट किस कैटेगरी में लाई करेगी। उसके बाद हमारे पास हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल इन तीनों कैटेगरी जो कैटेगरीज में आती हैं, आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी में। The system service X shall have an availability of 999 by 100, 1000 और 99%। मतलब अगर आपने 1000 टाइम सिस्टम को यूज किया है तो उसमें 999 टाइम्स जो सिस्टम है वो अवेलेबल होना चाहिए। एक दफा ऐसा हो जाना, 1000 दफा आपने यूज किया है तो उसमें से 999 दफा जो सिस्टम है वो अवेलेबल होना चाहिए। एक दफा हो सकता है कि वो सिस्टम कहीं मसला हो जाए तो वो अवेलेबल ना रहे, वो सर्विस आपको ना दे रहा हो, तो वो इसको कहते हैं कि 99% अवेलेबिलिटी है सिस्टम की। अच्छा, एक और बात, अगर मैं आपसे कहती हूँ, आपने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कहते हो हमने किया है, अ, हमारा सिस्टम जो है वो 100%, समटाइम स्टूडेंट ने लिखा होता है 100% यूजिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, 100% हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस है। तो इस चीज को आपने कैसे मेजर किया है? सबसे पहले ये किया जाता है कि किस तरह से आपने मेजर किया है इस चीज को। उसके बाद आपने मेजर किस तरह से उन विदाउट एनी फार्मूला आप उसे मेजर कर रहे हो, आपने उसको इम्प्लीमेंट। यहाँ पे अगर बात हो रही है तो कि आप 1000 दफा चला के देखो, उसमें से 999 दफा अगर आपका सिस्टम ठीक चला है एक दफा, तो फिर आप कह रहे हो 99% हमारी जो है 99% हमारा सिस्टम जो है वो अवेलेबल रहता है। दूसरा, सिस्टम वाई शेल प्रोसेस मिनिमम ऑफ 8 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। दिस इज, ये फिर परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है कि एक सेकंड के अंदर 8 ट्रांजैक्शन करनी चाहिए उसे प्रोसेस। द एग्जीक्यूटेबल कोड ऑफ सिस्टम जी शेल बी लिमिटेड टू द 512। ये स्पेस की रिक्वायरमेंट हो रही है, जो हमने उसमें पढ़ा था कि कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ये प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ये भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट की एग्जांपल है, ये भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट। द रिक्वेस्ट फॉर द यूजर्स पिन शेल बी इशूड विद इन 5 सेकंड ऑफ द कार्ड। फिर अगेन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट के अंदर सब कैटेगरी कौन सी है? परफॉर्मेंस। We can do some brainstorming when specifying the section special requirement of use case development। अच्छा, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट की एग्जांपल्स थी, ये जो हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं उसमें से ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट से लिंक आ रही हैं। जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, कैपेसिटी, ये उनकी एग्जांपल हैं कि सिस्टम को इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह सिस्टम को अवेलेबल रहना चाहिए, इतनी ट्रांजैक्शन पर सेकंड करनी चाहिए, उसमें इतनी स्पेस लेनी चाहिए, इतना कोड फॉर एग्जांपल आपने इतना लिखना है, और ये सारी चीजें। अब ये वाली टाइप की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, अब उनको फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जा सकता है? आप कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं जब आप यूज केस बना रहे हैं। जैसे मैंने अपने यूज केस बनाया था, तो यूज केस के अंदर एक स्पेशल रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन था, जिसको हमने खाली छोड़ा था, एम्प्टी, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था। यूज केस डिस्क्रिप्शन जब लिखी जाती है, एक टेबल बनता था जिसमें यूज केस का नेम, आईडी, नॉर्मल फ्लो ऑफ इवेंट, एक्टर्स, डिस्क्रिप्शन, नॉर्मल फ्लो ऑफ इवेंट्स, अल्टरनेटिव फ्लो, प्री कंडीशंस, पोस्ट कंडीशंस, और स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, अजम्पशंस, ये सारी चीजें होती थी। अब यहाँ पे आप जो स्पेशल रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसको फिल कर सकती हो यहाँ से, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। थोड़ा सा आप, अगर आपने जब आप रिक्वायरमेंट को एलेबोरेट कर रहे हो, जब एलेबोरेशन स्टेज पे हम यूज केस डायग्राम बनाते हैं, यूज केस डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो उस जगह पे आप स्पेशल सेक्शन में ये बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कह रहे हो कि सिस्टम को रिपोर्ट जनरेट करनी चाहिए, रिपोर्ट जनरेशन का आपने एक यूज केस बनाया है। आप यूज केस के अंदर रिपोर्ट जनरेशन में आप प्री रिक्विजिट भी लिख दोगे, लॉगिन होना चाहिए,
पोस्ट कंडीशन भी लिख दोगे कि ये इस रिपोर्ट जनरेट हो जानी। स्पेशल रिक्वायरमेंट में आप लिख देते हो कि सिस्टम को ये रिपोर्ट 2 सेकंड के अंदर अंदर जनरेट करनी चाहिए। परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट, यहाँ से ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ गई। यहाँ से आप थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए एलेबोरेशन की स्टेज पे ये रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्ट के रिलेटेड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं वो स्पेसिफाई कर लेते हो। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस टू बी यूज मस्ट बी explicitly defined and must be conformant with ISO 9000 standard। अब आईएसओ या आपने सीएमएमआई वो किया हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे एक स्टैंडर्ड बने होते हैं डिफरेंट। हम कहते हैं कि उससे ये वेरीफाई, जैसे आपकी डिग्री जो है एक्रीडेशन होती है, आपकी एचईसी से डिग्री वेरीफाई है या नहीं है, एचईडीसी ने इसे रिकमेंड किया हुआ है कि नहीं, हमारा एक्रीडेशन ली हुई है या नहीं ली हुई। तो इसी तरह जो सॉफ्टवेयर के कंपनीज होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होते हैं कंपनीज, वो अब एक्रीडिटेशन लेती हैं सीएमएमआई से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, एसईआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है ने सीएमएमआई एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। आईएसओ भी वैसे ही एक स्टैंडर्ड है, और सीएमएमआई भी एक स्टैंडर्ड है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। ये स्टैंडर्ड्स हैं। इन स्टैंडर्ड्स में बताया हुआ होता है कि रिक्वायरमेंट इस तरह से गैदर करनी है, डिजाइन इस तरह से बनाना है, इम्प्लीमेंटेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए होते हैं। तो वो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है कि ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है, और जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो डेवलपमेंट का वो भी एक्सप्लिसिटली मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप स्क्रम यूज कर रहे हो, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, स्पाइरल मॉडल यूज कर रहे हो, जो वाटरफॉल यूज कर रहे हो। द सिस्टम मस्ट, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? प्रोसेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। अब हम ये कर रहे हैं, इनके एग्जांपल दे रहे हैं। पहले हमने कुछ एग्जांपल देखी जो प्रोडक्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की थी। अब हमने कहा कि ये वाली जो है ये प्रोसेस नॉन फंक्शनल में आएगा। द सिस्टम मस्ट डेवलप यूजिंग द XYZ सूट ऑफ केस टूल्स। टूल्स आपने बता दिए। ये भी प्रोसेस किस तरह से बनना है। मैनेजमेंट रिपोर्ट सेटिंग आउट द एफर्ट एक्सपेंडेड ऑन ईच आइडेंटिफाइड बाय द कंपोनेंट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एवरी 2 weeks। अगेन प्रोसेस रिक्वायरमेंट, ए डिजास्टर रिकवरी प्लान फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट मस्ट बी स्पेसिफाइड। ये भी आपने बताया कि ये एक प्लान बनाना करना है, तो ये आपने प्रोसेस की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बता दी। अब हम ये देखते हैं मेडिकल डाटा सिस्टम। द डाटा सिस्टम है द ऑर्गेनाइजेशंस डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर मस्ट सर्टिफाई दैट ऑल डाटा इज मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन बिफोर द सिस्टम पुट इनटू ऑपरेशन। मेडिकल सिस्टम है, वो कहता है कि ये डाटा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। लेजिस्लेशन, लीगल रिक्वायरमेंट्स यहाँ से आ रही है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में जाते हो, कुछ टेस्ट करवाते हो, आपके टेस्ट से कुछ डायग्नोज होता है, आपके पीछे कोई बंदा जाता है और वो उनसे जाके पूछता है कि इसको बता दें इसको क्या डिजीज थी। तो जब वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, तो आपकी एक अपनी प्राइवेसी है, आप नहीं बताना चाहते। यूं पेशेंट का डाटा अवेलेबल नहीं होना चाहिए अनऑथराइज्ड यूजर को। पेशेंट्स का डाटा जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, अम, अ, आपने उसको सेफली, आपने उसको प्राइवेसी, पेशेंट्स की प्राइवेसी को आपने मेंटेन रखना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है आपके सॉफ्टवेयर, लेकिन उसमें प्राइवेसी जो है पेशेंट्स की उसको नहीं हैंडल किया गया, तो आपका सिस्टम अनसक्सेसफुल है। अगर वो प्राइवेसी नहीं है तो आपका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी बात, ट्रेन प्रोटेक्शन, ये मेडिकल सिस्टम की बात हुई थी। ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ट्रेन टू कंप्लीट हॉल्ट और स्टॉप इज कंप्यूटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। डिसलरेशन का कोई फार्मूला दिया हुआ है और उन्होंने कहा है उसको इस तरह से कंप्लीट कैलकुलेट किया जाना है। अगर आपने ये इस तरह से नहीं किया तो देन आपका सिस्टम बिल्कुल अनसक्सेसफुल है, बिल्कुल यूजेबल नहीं है। अब ये ऐसी चीजें हैं, ये एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है जो कि या तो डोमेन से आ रही हैं या फिर आपको एक्सटर्नल सिस्टम के बाहर से मिल रही हैं। ये हमारी ना तो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर जो आप बनाने जा रहे हो, ना ही प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। ये बल्कि एक्सटर्नली आपको लेजिस्लेशन एक्सटर्नल, और ये आपको एक्सटर्नल सिस्टम के एक्सटर्नल डोमेन की रिक्वायरमेंट सिस्टम में, ये
मस्ट बी की फॉर्म में होती हैं। ये हर सूरत में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर आपका सिस्टम ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो आपका सिस्टम अनसक्सेसफुल है। अगर पेशेंट की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो मेडिकल सिस्टम फेल है। अगर यहाँ पे ट्रेन की डिसलरेशन को नहीं किया जाएगा तो वो एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो कंप्लीटली फेल है। अच्छा, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से ड्राइव करते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, ए नंबर ऑफ डिफिकल्ट होती हैं डेफिनेटली। एक तो सबसे पहले नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, तीन तरह की हमने क्लासीफाई कर लिया कि तीन तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रोसेस की, प्रोडक्ट की और एक्सटर्नल। अब इन सब की मैंने एग्जांपल्स आपको दी इसलिए ताकि आप जो हैं आपके सामने जब सिचुएशंस आएगी तो आप आइडिया कर लोगे कि अच्छा इस तरह से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब आपने थोड़ा-सा उसकी एग्जांपल्स देखी होंगी, इस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं, तो आप नई आने वाली सिचुएशन में उसे हैंडल करने की कोशिश करोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सेफ्टी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, आप देखोगे कि कितनी जगह लेनी चाहिए सिस्टम में। अगर कोड लेंथी है तो परफॉर्मेंस हमारी जो है कंप्रोमाइज होगी। अगर एक्सटर्नल हमें सिस्टम का कौन सा स्टैंडर्ड यूज करना है। अब आप देखेंगे जब आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हुई थी तो आपने एसआरएस बनाई थी तो उसमें और अभी जब आपने ये चीजें पढ़ ली हैं तो क्या डिफरेंस होगा। यहाँ पे आप देखें कि इसमें हम देखते हैं जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम एक्सप्रेसिंग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं तो क्या क्या मसले आते हैं। Certain constraints are related to the design solution that is unknown at this stage. जब रिक्वायरमेंट्स हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की स्टेज पे हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं और राइट डाउन कर रहे हैं, तो इस स्टेज पे जब हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें, कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट हैं जो कि जब डिजाइन स्टेज पे जाएंगे देन हमें पता चलेंगे, हमें पता ही नहीं है इस स्टेज पे। कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट है जो कि बहुत सब्जेक्टिव हैं और उनको डिटरमिन करने के लिए एम्पिरिकल एवेलुएशन करने की जरूरत होती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट टेंड टू बी रिलेटेड टू वन और मोर फंक्शनल रिक्वायरमेंट से रिलेट करती हैं। जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम एग्जांपल दी, बल्कि आज के लेक्चर में भी हम बात कर रहे थे कि अगर आपके लॉग इन करते और अगर मैंने कहा है कि आपकी प्राइवेसी होनी चाहिए, ऑथराइज्ड यूजर को एक्सेस होनी चाहिए, तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लग रही है। जब हम इसे डिटेल अप कर लेते हैं कि यूजर का लॉगिन होगा, पासवर्ड होगा, जब जब वो करेक्ट लॉगिन और पासवर्ड से एंटर होगा तो देन ही वो उसे व्यू कर सकता है, तो ये हमने उसे फंक्शनल में कन्वर्ट कर लिया। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट टेंड टू कन्फ्लिक्ट एंड कंट्राडिक्ट, कन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शन भी आती हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि एनक्रिप्शन और इंक्रिप्शन के डिफरेंट मैकेनिज्म उसमें होने चाहिए, आपका डाटा इनक्रिप्ट होना चाहिए। अगर आप इनक्रिप्शन की डिफरेंट टेक्निक यूज करते हो, डिफरेंट एल्गोरिदम यूज किए हैं जिसकी वजह से आपके वो ज्यादा स्पेस कंज्यूम हो रही है, अब वो स्पेस कंज्यूम होने की वजह से आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस आपकी कंप्रोमाइज हो जाती है, तो इसमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है। देयर आर नो यूनिवर्सल रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनिंग व्हेन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर ऑप्टिमली मेट। हमें कोई ये नहीं होता कि ये ऑप्टिमली मेट हो चुकी है हमारे पास। जैसे टेस्ट करने के पर्सपेक्टिव से हम इसको सोचे, जैसे एक फंक्शनैलिटी है उसको तो टेस्ट करने के लिए हमने टेस्ट करके देख लिया कि ये चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है या नहीं हो चुकी, लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमें इस तरह की चीजें, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। अब हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे कि कैसे हैंडल किया जा सकता है। जैसे मैं अगर इसमें कहती हूँ, अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हम क्वांटिफाई कर लेंगे तो हम उसे टेस्ट कर सकेंगे। अगर इस में बात कहते हैं तो हम कहते हैं कि हम इनको देख लेंगे कि कौन सी दोनों कन्फ्लिक्टेड जो रिक्वायरमेंट होंगी उनमें से हमारे गोल के ज्यादा जो करीब होगी, जो हमारे गोल को सपोर्ट कर रही होगी, हम उसको अटेन करने की कोशिश करेंगे, दूसरी को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। इस तरह से हम इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो एक्सप्रेस करने में इश्यूज आते हैं। इश्यूज किन रीजन की वजह से आते हैं कि हमें इस स्टेज पे नंबर वन
हमें स्टेज पे इतना क्लैरिटी नहीं होती, कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो लेटर स्टेज पे आते हैं, तो स्पेसिफिकेशन स्टेज पे हमें पता नहीं होती। दूसरी कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनको सब्जेक्टिव होते हैं, हम डिटेल एम्पेरिकल एवेल्युएशन करके उनको फाइंड आउट किया जा सकता है। कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो मल्टीपल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बन जाती है। कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती है वो कंट्राडिक्ट या कन्फ्लिक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, और कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं अब रिक्वायरमेंट्स मीट हुई हैं या नहीं हुई, हमें कैसे पता चलेगा? अब हम इन चीजों को, इश्यूज को देखते हैं कि कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स होते हैं कुछ। स्टेक होल्डर्स नॉर्मली हैव ए नंबर ऑफ कंसर्न्स। कंसर्न्स जो उसके होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। Example includes critical business objectives, essential system requirement, for example, security, safety, performance, functionality, and maintainability. Vaguely defined user concern may be related to non-functional requirements. स्टेक होल्डर्स के कुछ कंसर्न्स होते हैं, अभी के लिए ये समझे। स्टेक होल्डर्स के कुछ कंसर्न्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, आपको ये आइडिया होगा। स्टेक होल्डर के कुछ कंसर्न होते हैं और वो कंसर्न जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। कौन सी, कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। जब एक कंसर्न को वेगली डिफाइन किया हुआ है तो वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसमें एग्जांपल आपकी आ सकती है, समटाइम्स वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं भी होती, आप नॉन फंक्शनल को फंक्शनल भी बना लेते हो। vaguely defined user concerns may be related to non-functional। vaguely defined, आपने उसे, मैंने कह दिया है एग्जाम्पल अगेन एंड अगेन, मैंने कहा कि यूजर जो आपका यूजर है वो सिस्टम से कैसे ले सकता है डाटा, जो पेशेंट का, फॉर एग्जांपल पेशेंट की बात करते हैं। पेशेंट का जो सिस्टम रिकॉर्ड है उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए आप कहते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस नहीं कर सके, तो ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लग रही है। ये एक वेग स्टेटमेंट है। फिर हम कहते हैं कि एक यूजर लॉगिन पासवर्ड होना चाहिए जिसकी वजह से जिसके पास ऑथेंटिकेटेड यूजर पासवर्ड और आईडी होगा वही इसको एक्सेस कर सकता है डाटा को, तो वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट बन गई है। जब वेग होगी तो वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यूजर की नीड्स, कंसर्न्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे देखें, यूजर यूजर की नीड्स क्या होती हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस, परफॉर्मेंस और चेंज। यूजर की नीड्स, एक यूजर की नीड क्या है, फंक्शन, परफॉर्मेंस और चेंज। अब फंक्शन की, यूजर की नीड जो है उसमें यूजर के कंसर्न क्या बनेंगे। फंक्शन क्या है, इजी टू यूज होना चाहिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होनी चाहिए, लाइकलीहुड ऑफ फेलियर, फेलियर जो है वो नहीं होना चाहिए, यूजर का कंसर्न बन गया। परफॉर्मेंस उसकी नीड थी और वो उसका, अच्छा, अगर हम यूज़र की फंक्शंस की बात करते हैं, यूज़र की जो नीड्स हैं उसमें ईज़ ऑफ यूज़, इजी टू यूज़, अनऑथराइज्ड एक्सेस और लाइक्लीहुड ऑफ फेलियर, ये उसके कंसर्न्स होते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मिनिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन में उसका काम हो जाए, परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन हो, और इजी ईज ऑफ इंटरफेसिंग। मल्टीपल जब इंटरफेस होंगे, जैसे मल्टीपल सिस्टम के साथ आपने लिंक करना है तो ये आप कम्युनिकेट इजीली कर सको। चेंज की बात अगर हम करते हैं, चेंज यूजर की नीड है तो उसमें
यूजर का कंसर्न क्या होगा, इजी टू रिपेयर हो सिस्टम, अगर कोई मसला आ जाता है तो उसे रिपेयर करना, कोई प्रॉब्लम आती है तो रिपेयर इजी हो जाए, अगर कोई नई चीज ऐड करनी है तो इजीली अपडेट हो जाए। अगर एक सिस्टम को आपने किसी और सिस्टम पे ट्रांसपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल आप अभी विंडोज पे चूज कर रहे हैं, आप लिनक्स पे करना चाहते हैं, तो उसमें इजीली हो जाए, और ईज ऑफ एक्सपेंडिंग और अपग्रेडिंग कैपेसिटी और परफॉर्मेंस एक्सपेंडेबिलिटी ये हो जाए। तो अब ये यूजर के कंसर्न है, यूजर की कुछ नीड्स थी, फंक्शन, अब फॉर एग्जांपल यूजर ने आपको ये बताया है, यूजर की नीड, फंक्शन, परफॉर्मेंस चेंज। अब इन वर्ड से यूजर के कंसर्न्स क्या थे, फंक्शन से उसका कंसर्न क्या होगा, इजी टू यूज, ये आपके माइंड को खोलने के लिए ये चीजें बताई जा रही हैं। आप देखें यहाँ पे फंक्शन से मोस्ट लाइकली ये होता है, ये चीजें आपने एक्सप्लोर करनी होती हैं, एज ए रिक्वायरमेंट एनालिस्ट आपने फाइंड आउट करनी होती है, जहां यहाँ से आपको एक इनिशिएटिव, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है कि आपने इन इन चीजों का ख्याल रखना होता है। अब इस केस में जो ईज ऑफ यूज है, उसके अगेंस्ट हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या बनेगी, यूजेबिलिटी। अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस के अगेंस्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी, लाइक्लीहुड ऑफ फेलियर के अगेंस्ट हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट रिलायबिलिटी बनेगी। रिलायबल सिस्टम क्या होता है, जो फेल ना हो। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल की थी कि हमारा सिस्टम जो है 1000 टाइम अगर आप चलाओगे तो 999 टाइम्स जो है वो वर्क करेगा, वन टाइम अनअवेलेबल हो सकता है, फेल हो सकता है, तो ये रिलायबिलिटी है। परफॉर्मेंस में रिसोर्स यूटिलाइजेशन, परफॉर्मेंस यूजर नीड थी और यूजर का कंसर्न रिसोर्स यूटिलाइजेशन था, और उसमें एफिशिएंसी आ जाएगी। कि फॉर एग्जांपल आपका कोड जो है वो कितना लाइन ऑफ कोड, अगर आपका यूजर वो कहता है लाइन ऑफ कोड कितना होना है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन में आप कह सकते हो कि 1000 लाइन ऑफ कोड में आपने सारा सिस्टम बना के देना है हमें, ये भी हो सकता है। परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन में वेरिफाइबिलिटी आ जाएगी, ईज ऑफ इंटर फेसिंग में इंटरऑपरेटेबिलिटी, दूसरे सिस्टम के साथ आपका लिंक क्या होगा, ये हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बन जाएगी। ये सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। अगर चेंज यूजर नीड है तो उसमें यूजर के कंसर्न ईज ऑफ रिपेयर, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, ईज ऑफ चेंज फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। एक आपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे पोर्ट ट्रांसफर करना है, ईज ऑफ एक्सपेंडिंग एक्सपेंडेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको एक्सपेंड कर सके। अच्छा, ये सारी हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बनती हैं। ये है रिलेशनशिप यूजर की नीड्स का, यूजर के कंसर्न्स का और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का। यूजर की नीड्स को ट्रांसलेट किया जाता है यूजर के कंसर्न में, और यूजर के कंसर्न्स आगे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बन जाते हैं। कंसर्न क्या होता है, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग क्रिटिकल होलिस्टिक रिक्वायरमेंट। Concerns may be broken down into sub-concerns and finally into specific questions. Questions act as a checklist to ensure that specific requirements do not conflict with the global priorities. अच्छा, holistic requirements, यूजर का कंसर्न जो होता है, यूजर का कंसर्न होगा, फॉर एग्जांपल यूजर चाह रहा है परफॉर्मेंस। एक बात एक एग्जांपल दे रही हूँ, यूजर कह रहा है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस होनी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ये एक उसका कंसर्न है, उसकी रिक्वायरमेंट है। अब कंसर्न्स में भी ब्रोकन इनटू, अब उस परफॉर्मेंस को सब कंसर्न बनाए जाते हैं, ब्रेक डाउन किया जाता है सब कंसर्न्स में, और सब कंसर्न्स के फिर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एक तो मेन कंसर्न होता है सबसे पहले, जो मेन यूजर को जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, फिर हम उसको सब कंसर्न में डिवाइड करते हैं कि ये और क्या क्या सब, जैसे एक मेन चीज होती है और फिर उसको सब पोर्शन में आप डिवाइड कर लेते हो। आपने सब कंसर्न्स बना लिए, सब कंसर्न्स के बाद फिर आप हर कंसर्न के क्वेश्चन बनाते हो। क्वेश्चन बना के हम ये उनको लिखने का एक तरीका है, आइडेंटिफाई करने का, हम उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देन हम टेस्ट कर सकें। हम उसे इस तरफ लेके आ रहे हैं, देखिए परफॉर्मेंस एक कंसर्न है। अब परफॉर्मेंस में अगर हम कहते हैं ट्रांजैक्शन जो है वो 5 सेकंड में हर सेकंड के अंदर 1 सेकंड में 5 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर हम इस लेवल पे लेके आते हैं ताकि उसको मेजर किया जाए, वेरीफाई किया जा सके, हम टेस्ट कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास कंसर्न्स होते हैं, कंसर्न को सब कंसर्न्स में डिवाइड किया जाता है और फिर उस सब कंसर्न्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये हम एग्जांपल इसकी करते हैं आगे जाके। कंसर्न्स डिकम्पोजिशन, हमने 2 नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने ली, जैसे
2 नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, सेफ्टी और कंपैटिबिलिटी, 2 सिस्टम की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। सेफ्टी, सेफ्टी एक हमारा मेन कंसर्न है। यूजर का मेन कंसर्न सेफ्टी है। सेफ्टी को आपने डिकम्पोज कर लिया सब कंसर्न में। ये ट्रेन, जो ट्रेन की एग्जांपल हम ले रहे थे, लास्ट क्लास में भी ली थी और इसके भी हमने स्टार्टिंग लेक्चर में ली है ट्रेन की एग्जांपल, जिसमें हमने कहा डिसलरेशन जो है वो इस तरह से कैलकुलेट होनी चाहिए। ट्रेन मैनेजमेंट जो सिस्टम था उसमें हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं और सेफ्टी एक हमारा मेन कंसर्न है। सेफ्टी को जब मेन कंसर्न को हम सब कंसर्न में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले यूजर का मेन एक ऑब्जेक्टिव होगा। यूजर ने कहा है कि मेरा सिस्टम सेफ होना चाहिए। सेफ सिस्टम को फिर आप सब कंसर्न में डिवाइड करते हो। सेफ्टी को अचीव करने के लिए क्या-क्या इसमें और उसके क्या-क्या कंसर्न्स हो सकते हैं। देन आपने उन सब कंसर्न से क्वेश्चंस बनाने हैं और उन क्वेश्चन से देन हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। अब हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे परफॉर्मेंस, एक मेरी फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस है। सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी परफॉर्मेंस सबके लिए डिफरेंट है। मेरे लिए अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब कुछ और होगा, जो यूज़र है, जो बनवाना चाह रहा है, उसके लिए अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब कुछ और होगा। अगर मैं कहती हूँ कि एक सिस्टम को 1 सेकंड के अंदर 5 ट्रांज़ैक्शन जो है, वो प्रोसेस करनी चाहिए। अब ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट बन गई है, जो कि सबके लिए सेम मीनिंग रखेगी। 5 ट्रांज़ैक्शन 1 सेकंड के अंदर प्रोसेस होनी चाहिए। ये एक पर्सन के लिए भी सेम है, दूसरे पर्सन के लिए भी सेम है, तीसरे पर्सन के लिए भी सेम है। सेम उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, हम रिक्वायरमेंट को इस तरह से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बना रहे हैं कि हम उनको डिवाइड कर सकें, हम उनको क्वांटिफाई कर सकें। यहाँ पे जब हमारी सेफ्टी की बात होती है, सेफ्टी को सबसे पहले कंसर्न, हमारा मेन सेफ्टी है, हमने उसे सब कंसर्न में डिवाइड किया। कोलिजन, डिरेलमेंट एंड पर्सनल एक्सीडेंट। सेफ्टी इस इसमें सेफ्टी के रिलेटेड उसके यूजर के सब कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं। कोलिजन हो सकती है, एक दूसरे से ट्रेन की कोलिजन हो सकती है, डिरेलमेंट हो सकती है और पर्सनल एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब डिरेलमेंट को अब हम सब वो करते हैं कि किस तरह से हो सकती है, किस रीजन की वजह से ये कंसर्न थे, ये सब कंसर्न थे, ये सब कंसर्न किस रीजन की वजह से हो सकता है। कोलिजन किस वजह से हो सकती है, पर्सनल एक्सीडेंट किस वजह से होता है, डिरेलमेंट। डिरेलमेंट जो है वो एक्सेस स्पीड फॉर ट्रैक कंडीशन। आपने एक स्पीड मेंशन की हुई है कि इस स्पीड से बढ़ना नहीं है, लेकिन आपकी एक्सेस स्पीड की वजह से वो डिरेलमेंट, आपने स्पीड इंक्रीज किया, उस वजह से हो सकती है। यहाँ आपका ट्रैक जो है ट्रेन का वो डैमेज है, उस वजह से हो सकती है। अब अगर आपका ट्रैक डैमेज है, तो व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैक डैमेज इज रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम, हाउ इज दिस प्रोवाइडेड। सिस्टम कैसे रिक्वायर्ड करेगा ट्रैक डैमेज की इंफॉर्मेशन और कैसे प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, जो यूजर आपसे सिस्टम बनवा रहा है, अब यूजर अगर आपसे सिस्टम बनवाना चाह रहा है एक, सॉरी ये बहुत आगे चला गया, यहाँ पे थे हम। यूजर आपसे एक सिस्टम बनवा रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजर आपसे सिस्टम बनवा रहा है, अगर आप फंक्शनैलिटी पूरी करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फंक्शनैलिटी उसे वो सारी चीजें तो वैसे भी पूरी हो रही होंगी, या तो आपका सिस्टम क्या उसे सिक्योरिटी कुछ अच्छे तरीके से कुछ मैनेज कर रहा हो, कुछ एक्स्ट्रा उसे दे रहा हो। फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम ज्यादा सिक्योर है, वैसे जो था वो उसे सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, सेफ सेफ नहीं था, सिस्टम कंपेटेबल नहीं था, तो कुछ आप जो उसको मसले आ रहे थे, जो उसके प्रॉब्लम्स थे, जो उसके डिरेलमेंट, क्लोजन, पर्सनल एक्सीडेंट, जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आप उनको सॉल्व करोगे, तो देन वो आपका सिस्टम ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा। या इन केस मल्टीपल सिस्टम चल रहे हैं, आपके कंपिटिटर्स हैं, आपने मार्केट में सरवाइव करना है, तो आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करोगे जो कि आपके कंपिटिटर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें वो चीज़ हैंडल नहीं की जा रही। फॉर एग्जांपल डिरेलमेंट के रिलेटेड जो चीजें थी वो आपकी जो कंपिटिटर की प्रोडक्ट है वो हैंडल नहीं कर रही, आपने इसको हैंडल किया है। आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें दोगे, कुछ इस तरह की चीजें, तो देन ही आपका क्लाइंट जो है सेटिस्फाई होगा। अब यहाँ पे आपने ये कैसे फाइंड आउट करना है कि ये आपने
एज ए रिक्वायरमेंट आप ये फाइंड आउट, रिक्वायरमेंट एनालिस्ट ये चीजें फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो अगर हम ट्रैक स्पीड की बात करते हैं, तो सिस्टम मस्ट बी एबल टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एक्सेस स्पीड। सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए, आप जो सिस्टम बना रहे हो वो देखे कि ट्रैक जब भी ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो तो वो डिटेक्ट कर ले, और वो अवॉइड कर सके, उसको रोक सके किसी तरह से। कोई ऐसा मैकेनिज्म इसमें इंप्लीमेंट होना चाहिए। अंडर व्हाट कंडीशन कैन एक्सेस स्पीड काज डिरेलमेंट, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से डिरेलमेंट। तो आप ये सारी चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं। ये सेफ्टी की एक कंसर्न जो था यूजर को, उसको आप सब कंसर्न और उसको ड्रिल डाउन करते 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 यहाँ तक पहुंचे। व्हाट डज एक्सेस स्पीड मीन इन रियलिटी, एक्सेस स्पीड का एक्चुअल क्या मतलब है, मतलब क्या 6000 किलोमीटर पर आवर को आप एक्सेस स्पीड कर रहे हैं, या 60 किलोमीटर पर आवर को आप एक्सेस स्पीड कर रहे हैं, किस चीज को आप एक्सेस स्पीड कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चनिंग आप उसे ड्रिल डाउन करते करते जाते, ये वो कर रहे होते हो, क्वांटिफाई कर रहे होते हो। अच्छा, ये हमने बात कर ली कि नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट में एक क्या है कि हम कंसर्न्स होते हैं यूजर के, और यूजर के कंसर्न को हम सब कंसर्न में डिवाइड करते हैं, और फिर हम क्वेश्चन बना लेते हैं कि लास्ट पे जाके हम क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे आपने सेफ्टी से क्वेश्चन क्या आपने कर ले, किस कंडीशंस में डिरेलमेंट, एक्सेस स्पीड कैन कॉज डिरेलमेंट, कौन सी कंडीशन में, और एक्सेस स्पीड कौन सी है, और कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रैक डैमेज के बारे में आपको चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइडेड की जाएगी। ये सारे क्वेश्चन आपने बना लिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। ये कंसर्न बेस्ड थी। अब हम कहते हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम गोल बेस्ड डेरिवेशन भी कर सकते हैं। रिलेट्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स टू द गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज, जो जनरल गोल्स होंगे उसके रिलेट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को उनसे रिलेट किया जाता है। गोल बेस्ड नॉन फंक्शनल डेरिवेशन इज इन द 3 स्टेप्स में की जाती है। आइडेंटिफाई द एंटरप्राइज गोल, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो आइडेंटिफाई किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है गोल्स को सब गोल्स में, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। एक मेन सबसे पहले हमारा गोल क्या है, विजुअलाइज एयर ट्रैफिक सिनेरियो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है वो है विजुअलाइज करना है एयर ट्रैफिक सिनेरियोज को, विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज मेन गोल कह दिया। अब इसका जो सब गोल आगे बनेगा, द सिस्टम शुड परफॉर्म इन रियल टाइम। विजुअलाइज करना है ट्रैफिक सिनेरियो को, तो रियल टाइम पे सिस्टम को परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, आपने सिस्टम को रियल टाइम पे परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद आपका, अच्छा, हम क्या करते हैं, विजुअलाइज एयर ट्रैफिक सिनेरियो हमारा मेन गोल है। अब उसका आपने सब उसको किस तरह से करते हैं, द सिस्टम शुड परफॉर्म इन रियल टाइम, ये हमारी रिक्वायरमेंट बनी है। सिस्टम शुड परफॉर्म इन रियल टाइम डिस्प्ले। अब रियल टाइम से, अब हम कहते हैं ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है विजुअलाइज करना। हमने इसे बनाया कि रियल टाइम में सिस्टम को परफॉर्म करना चाहिए। रियल टाइम से हमने आगे हमने बनाई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, display radar data in real time and display must accommodate all data from the scenario। एक तो radar data रियल टाइम पे शो करे, और
डाटा जो है उसको कमोडेट करे ऑल डाटा फ्रॉम द सिनेरियो, सारे डाटा को। अब सारे डाटा के अंदर क्या क्या डाटा शामिल होगा, अब सारे डाटा में क्या क्या हो सकता है, डिस्प्ले 100 ट्रैक्स, डिस्प्ले 100 मेट्रोलॉजिकल प्लॉट्स, डिस्प्ले 200 वेक्टर्स, डिस्प्ले 500 टेबल सिंबल्स। तो ये सारी चीजें, अब ये देखें हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स की फॉर्म में, क्वांटिफाइबल फॉर्म में आ गई हैं कि ये चीजें हमारे पास डिस्प्ले करेगा तो ये चीज हमारी मीट हो जाएगी। और रेडार टाइम रियल टाइम डाटा शो करे वो एयरक्राफ्ट पोजीशन शुड बी डिस्प्लेड इन लेस देन 3/16 सेकंड ऑफ द रेडार स्वीप्स पीरियड। इसमें शो करेगी तो रियल डाटा आपको मिल जाएगा अगर वो इसमें शो करेगा। और ये सारी चीजें जो शो होंगी तो वो ये मीट हो जाएगी, और ये दोनों मिलकर हमारे इस गोल को मीट कर देंगे, और ये गोल मीट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल मीट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारी एक और एग्जांपल थी। हम रिक्वायरमेंट्स को टेस्टेबल बना रहे हैं। आप यहाँ पे देखें, जो भी हम परफॉर्मेंस की बात पहले की, हमने कंसर्न बेस्ड डिकम्पोजिशन की, गोल बेस्ड डिकम्पोजिशन की, सब में हम रिक्वायरमेंट्स को इस तरह से बना रहे हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को कि हम टेस्ट कर सकें 100 ट्रैक्स शो हो रहे हैं या नहीं, 100 मेट्रोलॉजिकल प्लॉट शो हो रहे हैं या नहीं, 200 वेक्टर्स डिस्प्ले हो रहे हैं या नहीं, 500 टेबल सिंबल शो हो रही हैं या नहीं, 3/16 पर सेकंड शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम इस तरह से इसे क्वांटिफाई कर लेते हैं। जो जब क्वांटिफाई हो गई है एक रिक्वायरमेंट तो उसको टेस्ट किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। स्टेक होल्डर्स में हैव वेग गोल्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड प्रिसाइजली। फॉर एग्जांपल, इधर एक गोल है, द सिस्टम शुड परफॉर्म इन रियल टाइम। कोई पता नहीं है रियल टाइम क्या है, सिस्टम के रियल टाइम परफॉर्म करने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि रडार डाटा रियल टाइम पे शो अकोमोडेट करे ऑल डाटा। ऑल डाटा का क्या मतलब है कोई पता नहीं, और रियल टाइम में रडार डाटा का क्या मतलब है ये भी नहीं पता। तो इसको जब आप क्वांटिफाई कर लेते हैं तो देन आप ये वेगनेस इसमें से खत्म हो जाती है। स्टेक होल्डर्स में हैव वेग गोल्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड प्रिसाइजली। वेग एंड साइज रिक्वायरमेंट्स आर प्रॉब्लमेटिक। वेग जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आपने एज इट इज इन रिक्वायरमेंट्स को एसआरएस के अंदर लिख दिया, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए अंदर लिख दिया है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड सेटिस्फाई टू एट्रीब्यूट्स, must be objective. Non-functional requirement should satisfy two attribute, objective होनी चाहिए और must be testable। जब भी आपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है, अब आप कहते हो सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, सिस्टम यूजेबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो भी आपने रिक्वायरमेंट लिखनी है, वो आप डिकम्पोज करके कंसर्न बेस्ड डिकम्पोजिशन कर सकते हैं या आप गोल बेस्ड डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। आप डिवाइड करते हुए उन्हें इस तरह से कर लेते हो ताकि आप क्वांटिफाई कर सको, नंबर्स की फॉर्म में लेके आ सको। नंबर्स की फॉर्म में जब लेके आते हो देन आप उसे टेस्टेबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देन आप उन्हें टेस्टिंग वेरीफाई कर सकते हो कि क्या ये मीट हुई हैं या नहीं हुई। आप यहाँ पे जब भी आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो लिखोगे, तो आपको वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए उसमें, और टेस्टेबल होनी चाहिए। मेन कोई मेजरेबल, कोई मैट्रिक्स को यूज करते हुए, कोई मैट्रिक्स कोई मेजर को यूज करते हुए हम उन्हें टेस्ट कर सकेंगे क्या ये मीट हो रही हैं या नहीं होगी। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू एक्सप्रेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिवली, पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी टर्म्स बता देती हूँ, कुछ मैट्रिक्स बता देती हूँ जिनको मैट्रिक्स मेजर करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे, अब यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जा सकता है, प्रोसेस ट्रांजैक्शन पर सेकंड। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा था कि 8 ट्रांजैक्शन 1 सेकंड के अंदर प्रोसेस होनी चाहिए, तो प्रोसेस ट्रांजैक्शन पर सेकंड की फॉर्म में आप मेजर कर सकते हो जितनी भी आपने वो की हुई हैं। तो मेजरेबल रिक्वायरमेंट लिखनी है आपने, टेस्टेबल रिक्वायरमेंट लिखनी है, ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट लिखनी है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जब भी लिखनी है। रिस्पॉन्स टाइम टू यूजर इनपुट, कितना रिस्पांस हो, यूजर ने एक इनपुट दिया है तो आउटपुट कितने टाइम के अंदर जनरेट होनी चाहिए, रिस्पांस कितने टाइम में आ जाना चाहिए। रिलायबिलिटी, रेट ऑफ
ऑकरेंस ऑफ फेलियर्स, आपने अगर 1000 टाइम उसे ओपन किया है तो 999 टाइम वो ओपन हो रहा है, या 900 टाइम भी ओपन हो जाएगा तो चलेगा। या फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक पर्सनल वेबसाइट है तो वो ऑपरेट नहीं भी हो रही होगी, जैसे आपने एक दफा यूज किया, 2 दफा 3 दफा खोला है, वो ऑपरेट नहीं हो रही है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं होगा। कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें अगर ऑपरेट नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है और वहां पे प्लेन की आपने रिजर्वेशन करनी थी, तो उनको कितने ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर उनका सिस्टम चल नहीं रहा, तो इतनी फ्लाइट्स उनकी जो है रिज़र्व नहीं होगी, जिनकी वज़ह से उनको इकोनॉमिक लॉस होगा। मीन टाइम टू फेलियर, रिलायबिलिटी को हम इन मैट्रिक्स से मेजर कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी में आप पोर्टेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड, जब आपका वो डिमांड किया गया है और उस वक्त वो फेल हुआ है, तो आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। यूजेबिलिटी साइज को मेजर कर सकते हैं। आपका क्लाइंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि फॉर एग्जांपल मुझे इस प्रोडक्ट का कोड जो है वो 2000 किलोबाइट्स होना चाहिए, या लाइन ऑफ कोड की फॉर्म में आपका वो साइज मेंशन किया जा सकता है, तो आपने इसको मीट करना होता है, साइज को इस तरह से मेजर किया जा सकता है। ये डिफरेंट मैट्रिक्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मेजर करने के लिए। यूजिबिलिटी को आप इस तरह से, रोबस्टनेस को कैसे मेजर कर सकते हो, एंड अच्छा, आपने रोबस्टनेस, पोर्टेबिलिटी, ये आपने मैट्रिक्स डिफरेंट यूज कर लिए। क्रिटिकल सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट, अच्छा, एक अगर मेरी पर्सनल वेबसाइट है और वो वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं हो रही, आपने विजिट किया है, तो उससे कोई खास मेरा नुकसान नहीं होगा, किसी का भी कोई चीज़ खास नुकसान नहीं होगा, ना तो किसी ह्यूमन बीइंग की उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ना ही कोई इकोनॉमिक लॉस होगा, या इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। अगर कोई उसके कंपैरिजन में अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम लूँ, लाइक एक आपका प्लेन्स का सिस्टम है, प्लेन रिजर्वेशन सिस्टम है, फ्लाइट्स रिजर्वेशन सिस्टम, तो वहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, या वो सिस्टम फेलियर है, या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, तो उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। या कोई ऐसे सिस्टम है जहाँ पे मेडिकल सिस्टम्स के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर यूज हुए हुए हैं, उन सॉफ्टवेयर के फेलियर की वजह से अगर ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंच जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा, एक ह्यूमन अगर लाइफ इन्वॉल्व होती है, तो वो सिस्टम में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो हमें अगर सिंपल वेबसाइट है तो उसमें कोई खास हम केयर नहीं करते इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन कुछ ऐसे हमें पर्टिकुलर सिनेरियो में देखना पड़ता है कि कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं। क्रिटिकल सिस्टम कौन से होते हैं? whose failures causes significant economic, physical or human damage to organization। आपका इकोनॉमिक, फिजिकल या ह्यूमन डैमेज हो जाए, तो उसको क्रिटिकल हम सिस्टम कहते हैं। मेनली तीन तरह के क्रिटिकल सिस्टम होते हैं: बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम, मिशन क्रिटिकल सिस्टम एंड सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम। बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम कौन से होंगे? जिसमें इकोनॉमिक लॉस आपका हो सकता है फेलियर की वजह से, लाइक एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, फ्लाइट्स की एग्जांपल मैंने आपको दी है कि अगर फ्लाइट वाला सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। मिशन क्रिटिकल सिस्टम जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मिशन के लिए आपने कोई लॉन्च किया हुआ है, स्पेस शटल लॉन्च किया है, और उसमें कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा था और सॉफ्टवेयर उस वक्त ऑपरेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो सारा वो लॉस हो गया। जो इस मिशन के लिए आपने काम किया हुआ था, वो स्पेस क्राफ्ट ने काम ही नहीं किया और वो फेल हो गया है, उसकी वजह से आपका मिशन खत्म हो गया। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम क्या हो सकता है? जैसे आपका
जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को कोई नुकसान पहुंच सकता है। जैसे आप रेडिएशंस, डिफरेंट तरह की थेरापीज कोई वो कर रहे होते हैं, उसमें अगर कुछ रेडिएशन सॉफ्टवेयर से की सॉफ्टवेयर से एमिट हो रही हैं, और आप सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरह से सेट करती हो कि जिसमें थोड़ा बहुत चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा एमिट हो जाए, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता अगर ह्यूमन की डेथ हो जाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो वो सारा नुकसान इसमें शामिल होता है। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम वो होते हैं। तो हम मैंने आपसे कहा है कि नॉर्मल सिस्टम्स में इतना ज़्यादा हमें केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। वो आप देखते हो कि जब आपके पास पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनने के लिए आता है, आप उसे कैटेगराइज़ करते हो ये कौन-सा सिस्टम है। क्रिटिकल सिस्टम में होता है। क्रिटिकल सिस्टम भी 3 तरह के होते हैं, बिज़नेस क्रिटिकल, मिशन क्रिटिकल, सेफ्टी। बिज़नेस जिसमें इकोनॉमिक लॉस होता है, मिशन क्रिटिकल जिसमें आपका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मिशन पे थे और वो उसका लॉस हो गया सॉफ्टवेयर की मिस्टेक की वजह से। और सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम जिसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्रिटिकल सिस्टम के लिए, फेलियर ऑफ ए क्रिटिकल सिस्टम में रिजल्ट्स फ्रॉम ए फेलियर ऑफ टू मीट ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट, बट मोर ऑफन इट रिजल्ट्स फ्रॉम ए फेलियर ऑफ system to satisfy some non-functional constraints on its operation। जो सिस्टम का फेलियर होता है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ना मीट होने से तो होता है, लेकिन मोस्टली जो फेलियर होते हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के मीट ना होने से होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक एक फ्लाई मिशन पे स्पेसक्राफ्ट गया हुआ है और आपने वो रिजल्ट जनरेट करना था, आपने कोई इनपुट दिया, आपको शो रिजल्ट शो होना चाहिए था विद इन 1 सेकेंड। आपका 20 सेकंड गुजर गए, आपका रिजल्ट ही नहीं आया, और उसकी डायरेक्शन को आपने चेंज करना था, आपने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, आपका सिस्टम क्रैश हो गया। तो यहाँ पे नॉन फंक्शनल, मोस्टली ये जो सारे डिजास्टर्स होते हैं ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जो उनके ऑपरेशंस पे, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे, जो सिस्टम पे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनकी वजह से, उनके मीट ना होने की वजह से डिजास्टर्स होते हैं। मेनली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कंस्ट्रेंट्स जो हैं, जो क्रिटिकल सिस्टम में होते हैं, वो रिलायबिलिटी के रिलेटेड होते हैं, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजिबिलिटी एंड सेफ्टी। रिलायबिलिटी कि आपका सिस्टम जो है वो अवेलेबल वो नहीं है, जब आपने उसे एक्सेस किया अवेलेबल नहीं है। परफॉर्मेंस, आपका सिस्टम जो है रिक्वायर्ड टाइम में परफॉर्म नहीं कर रहा। सिक्योरिटी, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रही है। यूजिबिलिटी, जिस तरह से उसे परसीव किया गया है सिस्टम ने वैसे ऑपरेट नहीं किया। फॉर एग्जांपल आपने एक बटन, रेड बटन रखा हुआ था जो कि इंडिकेट करता है कि जो वाल्व है वो बंद हो गया है। एक सिस्टम के अंदर आपने मिशन क्रिटिकल सिस्टम बनाया है, आपने रेड कलर का बटन शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आपका वाल्व बंद होने वाला है, क्लोज, गोइंग टू बी क्लोज, आपका सिस्टम ऑफ होने वाला है। लेकिन अब एक्चुअल में आपने उसे सपोज कर लिया है कि रेड का मतलब है ऑफ हो चुका है। तो ये यूजिबिलिटी, आपने जो उससे परसीव किया उसका वो मीनिंग नहीं था। सेफ्टी के कंसर्न हो सकते हैं क्रिटिकल सिस्टम में। रिलायबिलिटी constraints on the runtime behavior of the system can be concerned under two separate headings। रिलायबिलिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं अवेलेबिलिटी में और फेलियर रेट में। अवेलेबिलिटी कैसे? इज द सिस्टम अवेलेबल फॉर द सर्विस व्हेन रिक्वेस्टेड बाय एंड यूजर्स। रिलायबिलिटी में अवेलेबिलिटी आती है और फेलियर रेट आता है जब एक एंड यूजर ने उसे रिक्वेस्ट किया है तो वो अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है, और फेलियर रेट का क्या मतलब? हाउ ऑफन डज द सिस्टम फेल टू डिलीवर द सर्विस एक्सपेक्टेड बाय द एंड यूजर्स। कितनी दफा फेल हुआ है? जैसे 1000 टाइम एक्सेस किया है, अगर सिस्टम को 1000 टाइम एक्सेस किया गया है और 999 टाइम वो एक्सेस हो गया है और एक दफा फेल हुआ है, तो फेलियर रेट जो होगा वो 1% होगा। सॉरी, 1% नहीं होगा, 0.1% होगा। रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कैन ऑफन बी एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली। अब हमने कहा है कि हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, रिलायबिलिटी है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए जब उसे लिखा जाए, और उनको टेस्ट किया जा सके, टेस्टेबल स्टेटमेंट हो। अब अवेलेबिलिटी में बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ द टाइम व्हेन द सिस्टम इज अनअवेलेबल ऑफ द सर्विस। फॉर एग्जांपल 3 मिनट इन 24 आवर, 24 घंटे में 3 मिनट के लिए ये अनअवेलेबल रह सकता है सिस्टम।
अवेलेबल, आपने ये क्वांटिटेटिव वे में लिखना है ताकि हम उसे टेस्ट कर सकें। लेटर ऑन जब आपने डिलीवर करना है सिस्टम को, तो आप ये कह सको कि हमारा सिस्टम जो है रिक्वायरमेंट को मीट करता है, ये हमने स्टेटमेंट दी थी और ये इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके अंदर किया भी कैसे जाता है, जैसे जब आपकी कुछ अपग्रेडेशन हो रही होती है डिफरेंट सॉफ्टवेयर में, तो मोस्टली वो वीकेंड्स पे की जाती हैं, ताकि उस वक्त मिनिमम यूजर जो हैं उसे एक्सेस कर रहे हों, या फिर आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है मोस्टली रात के टाइम पे, जैसे वो आपको टर्न इट इन या कुछ भी सॉफ्टवेयर है तो वो आपको मैसेज कर देते हैं एटीएम की अनअवेलेबिलिटी का, आपको मैसेज आता है कि इस टाइम से इस टाइम तक ये अनअवेलेबल रहेगा, क्योंकि वो अपग्रेड कर रहे होते हैं उसको सिस्टम, ताकि ये आपकी रिलायबिलिटी जो है कंप्रोमाइज ना हो। द acceptable failure rate may be specified in terms of the rate of occurrence of failures in a given time period और द मीन टाइम बिटवीन द सिस्टम फेलियर्स। ये मेजर्स हैं, ये कुछ मैट्रिक्स हैं जिनके थ्रू हम इन्हें मेजर कर सकते हैं इनको। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ए सिस्टम। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स में रिस्पांस रिक्वायरमेंट, थ्रूपुट रिक्वायरमेंट्स और टाइमिंग रिक्वायरमेंट आती हैं। रिस्पांस रिक्वायरमेंट specify the acceptable response of the system to end user input। end user ने एक इनपुट दी है तो उसमें कितने टाइम बाद उसे रिस्पॉन्ड मिला है। अगर 2 सेकंड के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने कह दिया है कि 2 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए, 1 सेकंड के अंदर मिलना चाहिए, 10 सेकंड के अंदर मिलना चाहिए, तो आपको एक्सप्लिसिटली ये चीज मेंशन करनी चाहिए। थ्रूपुट requirements specify the amount of data which must be processed in a given time। एक टाइम के अंदर कितना है, 1 सेकंड के अंदर 10 ट्रांजेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए, ये थ्रूपुट रिक्वायरमेंट है। टाइमिंग रिक्वायरमेंट विच स्पेसिफाई हाउ क्विकली द सिस्टम मस्ट कलेक्ट इनपुट फ्रॉम सेंसर बिफोर इट इज ओवर रिटन। फॉर एग्जांपल अगर पोलिंग हो रही है, रीडिंग हो रही है, जैसे आपकी इधर वो हो रही होती है पोल, आपका एटीएम के पे वो एक्सेप्ट कर रहा होता है जो कार्ड एक्सेप्टेंस के लिए बार बार पोल कर रहा होता है, यहाँ आप यहाँ पे एम्प्लॉयज की अटेंडेंस होती है तो अटेंडेंस के लिए वो पोल कर रहा होता है, तो 1 सेकंड के अंदर कितनी दफा उसे करना चाहिए, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडेड टू क्यों होती हैं, इंश्योर करने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस सिस्टम की ना हो सके, और इंश्योर करती हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम फ्रॉम एक्सीडेंटल और मलिशियस डैमेज, एक्सीडेंट ना हो, मलिशियस डैमेज ना हो सके, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। सिक्योरिटी ये इंश्योर करती है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की एग्जांपल क्या हो सकती हैं, द एक्सेस परमिशन फॉर सिस्टम डाटा मे ओनली बी चेंज्ड बाय द सिस्टम्स डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। all system data must be backed up every 24 hour, and backup copies stored in the secure location which is not in the same building as the system। all external communication between the system data server and client must be encrypted। ये सिक्योरिटी। यूजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल क्या हो सकती हैं, कंसर्न। यूजिबिलिटी किससे कंसर्न करती है, स्पेसिफाइंग द यूजर इंटरफेस एंड यूजर interactions with the system। well structured user manual, informative error messages help facilitate and consistent interface सिज एनहांस्ड यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी एक ऐसी है जब हमने नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हम उसे गोल बेस्ड और कंसर्न बेस्ड डेरिवेशन कर सकते हैं। अगर हम ये करते हैं तो इसमें आपका क्या हो सकता है, एक तो गोल बेस्ड अगर आप डेरिवेशन कर रहे हैं या कंसर्न बेस्ड कर रहे हैं तो आपकी आपने उसको इस स्टेज तक लेके आना है कि आप उसको क्वांटिफाई क्वेश्चन बना लेते हो जो कि क्वांटिफाइबल हों, क्वांटिटेटिव हों, जिनको बाद में आप टेस्ट कर सको या वेरीफाई कर सको, और आपने ऑब्जेक्टिव टर्म यूज करनी है, सब्जेक्टिविटी ना हो। तो कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आती हैं, मोस्टली ऐसी हैं जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं अगर सिक्योर वो बात करती हूँ रिलायबिलिटी की, उसे क्वांटिफाई किया जा सकता है, परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई किया जा सकता है। यहाँ पे यूजिबिलिटी ऐसी है जिसको नंबर्स की फॉर्म में करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप यूजर्स मैनुअल आप बनाते हो, हेल्प प्रोवाइड करते हो, उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हो, यूजर की सेटिस्फेक्शन को क्वांटिफाई डेफिनेटली किया जा सकता है। कोई कुछ क्वेश्चन यूज करके उनकी सेटिस्फेक्शन को मेजर करके आप क्वांटिफाई कर सकते हो, क्वालिटेटिव को भी, लेकिन यहाँ पे इस तरह से इसे मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है। यूजिबिलिटी के लिए अब कौन से मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं, मेजर तो करना है आपने। मेजर करने के लिए हम कुछ मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं। क्या यूज किए जाते हैं,
Entry requirements measured in terms of year of experience with class of application or simply age. आप एंट्री रिक्वायरमेंट उनकी एज ले लेते हो, लर्निंग रिक्वायरमेंट के क्वांटिफाई कर रहे हैं ना, तो मैट्रिक्स लिए यूज कर रहे हैं। अब आपने उनकी लर्निंग रिक्वायरमेंट्स देख लिया कि आपके सिस्टम को उन्होंने कितने टाइम लिया लर्न करने में। एक नई डिवाइस, नई नया इंटरफेस आता है, अगर उसको आप कितना टाइम लेते हो। अगर मैंने दो लोगों ने ऐप बनाई है, अब एक पर्सन जो है उसकी ऐप को लोगों ने विद इन 5 सेकंड लर्न कर लिया है कैसे यूज करना है, और एक और ऐप दूसरे पर्सन ने बनाई थी, पर्सन बी की ऐप को वो इतनी कम्प्लेक्स थी कि उसे लर्न करने में ही उनके 15 मिनट्स लग गए हैं कि कौन सी चीज किस पर्पस को के लिए यूज हो रही है, क्या शो कर रही है। तो इसमें आपका लर्नेबिलिटी की रिक्वायरमेंट यूज हो सकती है। हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स डिनोट्स द एरर स्टेट ऑफ द एंड यूजर्स ऑफ द सिस्टम। this could be measured in terms of the errors made when working at the normal speed. जब आपने एरर्स किए हैं, जब आप काम कर रहे हो तो आप कितनी एरर्स उसमें होती हैं, आप उससे मेजर कर सकते हो इसमें यूजेबिलिटी में। लाइकेबिलिटी में क्या आता है, नाइसनेस टू यूज, आपको इस तरह से उसने कितना लाइक किया है यूज कर सकते हो। नो कंसेंसस इन द सिस्टम इंजीनियरिंग, सेफ्टी के केस में हम क्या कह सकते हैं रिक्वायरमेंट में, समटाइम कंसिडर्ड टू बी ऑल रिक्वायरमेंट फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल on safety related systems. Sometimes the subset of these requirements which are directly related to ensuring safe operations, and sometimes requirements on protection system which are designed to protect against accident. Usage of the term often depends on the culture and practice of the organization. सेफ्टी की, जैसे आपका पेशेंट वाला सिस्टम था, तो पेशेंट का डाटा अगर आप एक हॉस्पिटल में जाते हो और हॉस्पिटल में आप अपना हॉस्पिटल में आपने कोई टेस्ट करवाए हैं और आप अपना डाटा किसी दूसरे को तो नहीं दिखाना चाहोगे, आप अपना सेफ रखना चाहते हो डाटा। सेफ्टी रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आर द shall not requirements which exclude unsafe situations from the possible solution space of the system. The system shall not permit operation unless the operator guards is in place. द सिस्टम शैल नॉट अलो, शैल नॉट की फॉर्म में लिखी जाती हैं सेफ्टी की रिक्वायरमेंट। अच्छा, यहाँ से ये भी लर्न करते जाएं, जैसे एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट उन्हें मस्ट बी की फॉर्म में लिखी जाती है, सेफ्टी की रिक्वायरमेंट को शैल नॉट की फॉर्म में लिखी है। शैल की रिक्वायरमेंट में, विल की रिक्वायरमेंट फॉर्म में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट किस तरह से लिखी जाती हैं, आप यहाँ के डिफरेंट एग्जाम्पल आपको देने का मकसद ये है कि आप इधर से लर्न करें कि ये किस तरह से इनके राइटिंग का स्टाइल भी क्या है। कौन चेकलिस्ट, आपकी जर्नल, आपको ये सारी पहले भी मैंने बात की है, बताने का मकसद क्या है कि आपको एक आइडिया हो जाए, इनिशियल पॉइंट मिल जाए कि होती क्या क्या है। आप फिर जब ऐप बनाएंगे, अपनी एप्लीकेशन पर्टिकुलर पे काम कर रहे होंगे, तो आपको उस सारे सिनेरियोज में देखेंगे कि इसमें कौन सी चीजें होनी चाहिए और किस तरह से चीजों को जब आप ये पढ़ने के बाद बनाओगे तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट एक मिल जाएगा। अवेलेबिलिटी, एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, रोबस्टनेस, स्केलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें आप देख चुके हो। इनको रीड आउट करें, इसमें से जो क्वेश्चन होगा, जो क्यूरी होगी, वो मुझसे पूछ लें। अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।